चलो भाई ले लेते हैं। आज थोड़ा तुमको वापस से क्लास 11th में लाता हूँ, है मतलब अपने बोर्ड लेवल पर, ठीक है। तो इसी का बैठना नहीं कर रहे करते हैं भाई, तो सोले में लगाए नहीं तो उसको लगाते हैं जगह। वो पढ़ते रहो बेटा, है जरूर पढ़ो जो पढ़ाया है। अगर और अच्छे से करोगे आप तो और उससे ऊपर भी दिया जाए, वो तो भी शुरुआत है बात, क्लास में है। तो हम लोग सेट्स पढ़ चुके थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, बस को 3 टॉपिक में मैं 3 लेक्चर में खत्म करता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज आपके फिजिक्स में भी होगा, तो फिजिक्स वाले सर तो बता ही रहे होंगे और मैं बता दूंगा तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आज जो थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम, टॉपिक का नाम हमारे वेन डायग्राम्स हैं। कुछ भी पढ़ो, वेनन भी पढ़ सकते, जो पढ़ना है पढ़ो, अंग्रेज हो तुम तो भाई, क्यों। वेन डायग्राम ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वेन डायग्राम बनाने का। तो जैसे मैंने सेट्स में पढ़ाया था कि कोडिंग, ठीक, तो कोडिंग का ये कि और सेगमेंट है। लोग बोलते हैं कि मैथ्स का एप्लीकेशन क्या है, बोलते हैं ना कि लाइफ में मैथ्स का एप्लीकेशन क्या है। अरे मैथ्स के बगैर लाइफ चलेगी नहीं। जब भी आप, चलो छोड़ो फालतू बातें क्या करना, जिनको लोग कहते हैं कहीं वेन डायग्राम्स, ये क्या है, ये एक तरीका है, अपनी एक लैंग्वेज, डायग्राम के थ्रू चीजों को कैसे लिखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन्हीं पे हमारा पूरा वेन डायग्राम डिपेंड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, पहली कंडीशन क्या है वेन डायग्राम, कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंट बना के लिखता हूं। तो शुरू हो जाए भाई कि सबसे पहली बात, जितने क्या जो यूनिवर्सल सेट होता है, अब इसकी लैंग्वेज सिखा रहा हूं। जो यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली होगा, पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कई सेट्स की फैमिली है और उनमें से एक सेट ऐसा है जिसके रिमेनिंग सेट्स सबसेट्स हैं, तो उस यूनिक सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट ऑफ द फैमिली बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो इन दिस सिस्टम या इन दिस मेथड पहला पॉइंट, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। कैसे रेक्टेंगल समझते हो ना, इस तरीके से। इस मेथड में हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साइड में यू लिख देंगे या ऊपर भी लिख सकते हो, जहां आपका मन करे।
कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग यूनिवर्सल सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक मैं रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट करूंगा। अगर कहीं रेक्टेंगल बना है तो समझ जाना वो यूनिवर्सल सेट है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, सेट्स डिनोटेड बाय सेट्स को कैसे डिनोट करेंगे? सेट्स को डिनोट करेंगे बाय एन इलिप्स और अ सर्कल। जो सेट, जिसे यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करेंगे रेक्टेंगल से, और जो सेट्स हो गए ए बी सी डी उसको डिनोट करेंगे एन इलिप्स, इलेक्ट्रिकल शेप में या फिर सर्कुलर शेप में। दिखाता हूं कैसे। ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल शेप। एक देखा होगा आपने अंडा, ऐसे है ना, और यहां पे लिख देंगे सेट ए कॉर्नर पे, या फिर आप इसको थ्रू अ सर्कल भी दिखा सकते हो। यहां पे लिख देना ए, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। इलेक्ट्रिकल शेप या फिर सर्कुलर शेप। ठीक, दो पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। सेट्स को डिनोट करेंगे इलिप्स, इलिप्टिकल शेप में या फिर सर्कुलर शेप में। तीसरा पॉइंट, अब कहानी आगे बढ़ गई। इफ सेट ए, अगर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज शुरू हो चुकी है। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट कब होता था? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में लाई करते थे, तो हम लोग सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलते थे। हो गया? If set A is a subset of set B, then सर्कल या फिर इलिप्स, कुछ भी लिख सकते हो, सर्कल ऑफ सेट ए, जो सेट ए का सर्कल होगा, लाइज इनसाइड द, या लिखता हूं इनसाइड द सर्कल ऑफ सेट बी। अगर सेट ए हमारा सेट बी का सबसेट है, तब जो सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर, जो सेट ए को रिप्रेजेंट करने वाला सर्कल होगा, वो सेट बी के रिप्रेजेंट करने वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे एक सेट हमारा ये सेट क्या है, बी। अब जो सेट ए होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई करते हैं। अच्छा, तो ऐसे ये हमारा सेट ए। इतनी कुछ हमारे पास बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस 3-4 पॉइंट हैं, बाकी हम लोग खुद ही समझ जाएंगे। बस इन तीन बातों पे आप फोकस करें कि रेक्टेंगल होगा, अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसको थ्रू अ रेक्टेंगल डिनोट करेंगे, राइट कॉर्नर पे यू लिख देंगे। अगर किसी सर्कल को दिखाना है तो फिर अगर किसी सेट को दिखाना है तो इलिप्टिकल शेप में दिखाएंगे या फिर सर्कुलर शेप में डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, तब सेट ए वाला जो सर्कल होगा वो सेट बी वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। इतना क्लियर हो गया?
अच्छा, कुछ चीजें और सीख लो ताकि हमारे काम आए धीरे धीरे। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक सेट है A, उस सेट के एलिमेंट है A, B, C, D, E। ठीक है, इसका क्या मतलब है, समझते हैं क्या? तो अगर मैं इसको ग्राफिकली डिनोट करना चाहूं तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उस ये हमारा सेट कौन सा है? ए। यहां पर एलिमेंट होगा A, B, C, D, E, इस तरीके से जो सेट जो एलिमेंट होंगे A, B, C, D, E वो इसके अंदर है। क्या है? इसके अंदर ही लाई करेंगे, याद रखना। अगर E यहां पे नहीं लिख सकते, जो ये सर्कुलर रीजन हो गया, जो अंदर वाला पोर्शन हो गया, उसमें सेट ए के सारे एलिमेंट ही हैं। यहां पे 1 नहीं, अंदर 1 यहां पे अंदर नहीं है, या C बाहर नहीं है, या A बाहर नहीं है, F अंदर नहीं हो सकता। अच्छा, और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आप लिख लेना, ऐसे बना लेना आपके लिए। चलिए मान लेते हैं कि जो सेट B है, क्या सेट B, उसके एलिमेंट है A, B, C, D, E, F, G। तो सेट B को भी ऐसे लिख देंगे। अब सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। जो सेट A है वो क्या है? सेट B को सबसेट है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। और मैंने बोला था कि अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो सेट A वाला सर्कल सेट B वाले सर्कल के अंदर पुटअप किया जाएगा। देखते हैं। तो पहले हम सेट B बनाएंगे। ये हमारा सेट B, और इसके अंदर कौन लाई करेगा? सेट A लाई करेगा। ठीक है। अब सेट A के कौन कौन से एलिमेंट हैं? वो एलिमेंट हैं A, B, C, D और E। अब मैं इन एलिमेंट्स को यहां पे नहीं लिखूंगा, यहां पे नहीं लिख सकता। ये जो इतना अंदर वाला रीजन है, सेट A के सर्कल का जो इंटीरियर पोर्शन, इनसाइड द सर्कल वाला जो रीजन है, उसी में मैं एलिमेंट डालूंगा। और सेट B के जितने एलिमेंट्स कितने हैं, A, B, C, D, E तक, वो भी बाहर नहीं डालूंगा। ठीक है, वो ऑलरेडी सेट B के साथ सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर हैं, तो सेट A के सर्कल को अंदर डाल देंगे। ऐसा समझते हैं, लिखते नहीं, मैं आपको फील करा रहा हूं। तो सेट A के all elements lies inside the only set A, और also by सेट B, सेट B के 5 एलिमेंट हो चुके हैं जो सेट A में है। चलिए और कौन कौन डालने हैं? F एंड G। ये अंदर नहीं आ सकते, A बाहर नहीं जा सकता, जबकि सेट A B का सबसेट है, लेकिन सेट A का एलिमेंट है वो उसके अंदर ही रहेगा। अब यहां पे मैं A, B, C, D, E, F नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेट A का एलिमेंट है। अब आप समझ चुके हो, क्लियर हो? इनको आप लिख लेना, लेकिन हमारे मेन कॉन्सेप्ट 3 ही है। ठीक, बाकी हम सब धीरे देखते रहे। तो रेक्टेंगल को, सॉरी यूनिवर्सल सेट को थ्रू अ रेक्टेंगल and its sets represented by ellipse and or a circle. If set A is a subset of set B, then circle of set A lies inside the circle of set B, like these 2 examples. ठीक, go ahead, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो जितने भी उस फैमिली के सेट्स होते हैं वो तो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होते हैं। यानी कि जितने भी सर्कल्स होंगे उन सभी सर्कल्स को हम कहां पुट अप करेंगे? इनसाइड द रेक्टेंगल।
अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो जो वाला सेट सबसेट है इसके सर्कल को बाहर वाले सर्कल के अंदर डालते हैं कि नहीं? ये तो सिखाया जा रहा है, ये इनकी कोड लैंग्वेज। बात समझना, बहुत बड़े बड़े मसले इससे खत्म होते हैं, कहीं जाने कहाँ लगता है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। ये हमें कॉन्सेप्ट को फील करना है, ये हमें लाइफ में कहीं पे भी लगा सकते हैं। जाने कितने ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, उनमें काम आता है। बहुत हाई लेवल के ऑपरेशन होते हैं, लोग समझ नहीं पाते कहाँ से क्या गेम हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि जितने भी सेट्स होंगे वो सारे हम कहाँ पुट अप कर सकते हैं? इनसाइड द रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि सारे सेट तो यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक, कॉन्सेप्ट हमारे पास सिर्फ यही थी, इन्हीं कॉन्सेप्ट को थ्रू हम सब कुछ खत्म करना, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन। तो हम लोग 1 तारीख से बिल्कुल जैसे क्लास लेक्चर होते हैं वैसे लेक्चर आपको होंगे, चाहे ऑन चाहे लॉकडाउन खुले या ना, आपको घर बैठे वैसे ही लेक्चर देना है। ठीक, देखने मैं टाइम शेड्यूल सब बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर चलेगा। बहुत टाइम हो गया, बहुत वेट किया गवर्नमेंट का, लेकिन चलो अच्छा ही जो हो रहा है। आगे बढ़े बेटा। चलिए, जैसे हमसे क्वेश्चन क्या करेगा कि रिप्रेजेंट ए डैश को रिप्रेजेंट करें थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा, ए डैश का क्या मतलब बताया था? तो पढ़ाया होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास ए बी सी डी और एक्स क्वेश्चन पढ़िएगा पढ़ाया था, और आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है कि नहीं? जाने कितनी बुक्स होंगी, उन बुक्स में लिखा होगा, लेकिन एक जब टीचर पढ़ाता है, टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। हम लोग आज जो भी हैं उससे अपने टीचर की तरफ, तो टीचर की रिस्पेक्ट तो जरूरी ही करना है। देख, क्योंकि एक टीचर 10 बुक्स का कलेक्शन होता है, 10 बुक्स का, ठीक है कि नहीं? आप कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। टीचर की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप कोई टॉपिक में पढ़ने को बोल दूंगा, आप पढ़ लोगे, आप इंटेलिजेंट तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसी टॉपिक को पढ़ने में लगाओगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते, टीचर उसी काम को आपको एक लेक्चर में खत्म कर देता है, पूरा प्रॉपर समझा भी दे। इसलिए जो टीचर जो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे बायो का, जो भी टीचर यहाँ पे लिख रहे हैं, जब बोलेंगे आप इसको लिखिए तो जरूर लिखना, ठीक है? क्योंकि उन्हीं पॉइंट पे बेस होगी हमारी पूरी मैथ्स, चलती रहेगी उसके ऊपर। चलिए, हाँ, ए डैश तो याद होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर एक्स यूनिवर्सल सेट होता था, जिसको हम लोग कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, किसी भी सेट्स की फैमिली का, तो ए डैश क्या होता था? यूनिवर्सल सेट में से हम लोग उस सेट को माइनस कर देते थे, कि नहीं? देखो कितना टाइम, 20 मिनट बाद आ रहा है, इतना ठीक है। ए डैश को देखते हैं, हमें वेन डायग्राम के थ्रू ए डैश को रिप्रेजेंट करना है। तो याद करें कि अगर हमारे पास ए बी सी डी और एक्स, या फिर इसी को हम लोग कैपिटल यू भी बोल सकते हैं, अगर हमारे पास 5 सेट्स की फैमिली, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? ए डैश या फिर
अपर सफिक्स में सी लिख देते हैं। कैसे निकालते थे? u माइनस ए यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते थे। अच्छा, अब याद करें कि a माइनस बी का क्या मतलब होता था? x such that x belongs to a and x not belongs to b। सेट a के वो एलिमेंट्स जो सेट b में लाई ना करते। ठीक, देखते हैं। तो यूनिवर्स a डैश, तो पूरी फैमिली आप सेट से गिवन होगी, यूनिवर्सल सेट भी होगा, तभी a डैश एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट को दिखाना पड़ेगा। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू अ रेक्टेंगल। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ सर्कल। तो सेट, अब इसलिए सेट ए का सर्कल यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लाई करेगा। सेट के जो भी एलिमेंट होंगे यहां पुट अप किए जाएंगे। लेकिन हमसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप ए डैश को, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें। अब ए तो ये रहा, यूनिवर्सल सेट पूरा है। इस रेक्टेंगल के अंदर सारे उसके एलिमेंट हैं। ए में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट हैं जो सेट ए के अंदर क्या है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट हैं जो सेट ए में है ओनली, लेकिन उसको चाहिए ए डैश। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो। तो सेट ए के अंदर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में लाई करते हैं, यानी कि इसमें जो बाहर वाला रीजन होगा, क्या होगा? जो बाहर वाला हमारा एरिया रीजन होगा वही हमारा ए डैश होगा। क्योंकि ए डैश होता क्या है? यू माइनस ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट इस रेक्टेंगल के अंदर, सर्कल सेट ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर। सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसका सर्कल इसके अंदर लाई करेगा। अब ए डैश चाहिए तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट में ना हो, तो वो कौन सा रीजन होगा? इसका जो एक्सटीरियर रीजन होगा, सर्कल के बाहर लेकिन रेक्टेंगल के अंदर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है, ठीक, जरूर बनाए सब लोग। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा क्या डिनोट करेगा? ए डैश। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए डैश। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में लाई नहीं करते हैं, ये रहा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब हमसे बोलता है कि रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करिए। ठीक, अच्छा, ए, अब इंटरसेक्शन याद होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ये किस तरीके से डिफाइंड होता था? x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सेट बी, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के क्या? कॉमन एलिमेंट्स। ठीक,
तो यूनिवर्सल सेट भी होगा, उसके बगैर तो वेन डायग्राम भी वास्तविक ही नहीं। फैमिली आपसे प्रॉपर गिवन होगी ए बी सी डी यू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेंगे। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये फैमिली आप ये रहा। सेट ए सेट बी के अंदर लाई करेगा, सॉरी सेट ए और सेट बी इसके अंदर लाई करेंगे। अब जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनका कॉमन रीजन भी होगा। कॉमन रीजन होगा तो मान लेते हैं अगर ये एक सर्कल है तो दूसरा सर्कल जो बी होगा वो ऐसे होगा। ठीक, जैसे चलो मैं यहां पे दिखा के देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट है बी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बेटा। तो सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है? कौन कौन से कॉमन है? 2 और 4। तो जो ये हमारा दोनों का कॉमन रीजन है, यहां पर 2 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 4 होगा। अब सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट? 1 भी होगा, 1 यहां होगा, 3 यहां होगा, 5 यहां होगा। 2 और 4 ए में भी है, बी में भी है। तो जो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रा करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन रीजन होगा तभी तो कॉमन एलिमेंट उस जगह पे रहेंगे। बोलना भाई, चलिए समझ गए हो? ठीक है। तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट? 1, 3, 5 यहां पे। सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट? 6, 8 एंड 10 यहां पे। यानी कि जो इतना शेडेड रीजन है, इतना जो शेडेड रीजन, दोनों का जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन है ना, ऑफ द सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अच्छा। और चलो यहीं पे और सिखाए देता हूं। अगर हमसे बोलता, ये बात समझ में आ गई? आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। इसको नोट करने के बाद, नोट कर लिया कि तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसको मैं हटा सकता हूं, हटा रहा, इसको फोकस करना, इसको मैं हटा रहा। ये हो गया, नोट कर लेना आप। अच्छा, सेट ए है, सेट बी। अब बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पता करो। ए इंटरसेक्शन बी, अब किसी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। तो अगर हमें मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो टेक्निक वही है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे जाए। ए इंटरसेक्शन बी कितना सेगमेंट डिनोट करता है? जो दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन होता है। अब कॉमन रीजन में यही ना, यूनिवर्सल सेट में जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स उनको नहीं लेना है, लाइक ए डैश, सेट ए डाला। अब यूनिवर्सल सेट वो एलिमेंट जो सेट ए में लाई नहीं करते, सेट ए में कौन से एलिमेंट लाई करेंगे? जो इसके अंदर होंगे। तो ऑब्वियस इसके एक्सटीरियर वाला रीजन, समझ पा रहे हैं? सेम कॉन्सेप्ट यहां पे। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, वो तो हमारा यही इस ये जो कॉमन एलिमेंट्स वो नहीं आने चाहिए। तो उसके बाद कौन सा रीजन बचा? जो बचा वही पूरा। ठीक है, बनाओ चलो फटाफट।
इतने पोर्शन को छोड़ने के बाद, सिर्फ इतने पोर्शन छोड़ने के बाद जो बचेगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, लिखते हैं शेडेड रीजन। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो भाई 31। ठीक है, चल 10 मिनट लगेगा अभी है इतना। ठीक है भाई, चलिए आगे कहानी। अब अगर हमसे बोलता है कि ए यूनियन बी, किसको? ए यूनियन बी। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो और दिखाता हूं मैं। ए डैश लिखा हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी समझ में आया होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश समझ में आया होगा। अब ए माइनस बी, ए यूनियन बी, उनका डैश सब हमें पता चल जाएगा, डरना नहीं है। चलिए, जैसे उसने बोल दिया कि रिप्रेजेंट ए माइनस बी, ए माइनस बी बनाओ। चल बनाता हूं। तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, एक क्या करेंगे, एक हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें सेट ए हो, सॉरी इसके राइट कॉर्नर पर यू लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग थ्रू आ रेक्टेंगल ही डिनोट करते हैं। सेट ए बनाएंगे, सेट बी बनाएंगे, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इस कॉमन रीजन में आएंगे। ठीक है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के कॉमन रीजन में आएंगे। और चलिए, अब a माइनस बी का क्या मतलब है ये हमें पता है। उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए में तो लाई करते हैं लेकिन सेट बी में लाई ना करते हैं। तो सेट ए बनाया, सेट बी बनाया। सेट ए, अब जो सेट बी में तो इस पूरे सर्कल के अंदर सेट बी के एलिमेंट होंगे, इस पूरे सर्कल के अंदर सेट ए के एलिमेंट होंगे। जो दोनों का कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। लेकिन उसको क्या चाहिए, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो। तो जो यानी कि कौन सा सेट ए के कौन से एलिमेंट होंगे जो सेट बी में ना होंगे, या सेट बी में कौन सा सेट ए का एलिमेंट होगा जो इतना कॉमन रीजन जो उसमें एलिमेंट लाई करें। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो 2 और 4, तो 2 एंड 4 यहां पे लाई करेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि जब सेट ए के वो एलिमेंट हो जो कॉमन पोर्शन होगा उसको हमें हटाना होगा। बात समझते रहे? ठीक, ये जो शेडेड रीजन है किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिख लेना, रिप्रेजेंटेड ए माइनस बी। समझ में आया? सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, कॉमन रीजन में सेट बी के वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में भी कॉमन होंगे, तो उनको नहीं काउंट करना, उनको हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं। तो ये हमारा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। और आगे बढ़ेंगे बेटा, चलो बढ़कर, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। चलो यहाँ थोड़ी मैथ्स भी लगाना सिखाता हूँ, है ना, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच भी और डेवलप करता हूँ। अच्छा देखो,
अगर हमसे कोई पूछे कि n ऑफ a माइनस b पता करो, एक रिलेशन थोड़ा रिलेशन डेवलप करना बताओ। याद करें कि n ऑफ a का मतलब क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अब सेट का डिफरेंस भी सेट ही होगा, यानी कि a माइनस b में कितने एलिमेंट होंगे, ये मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करें। तो अगर हमें एक एलिमेंट पता होंगे, क्वेश्चन वाला देगा, एक एलिमेंट अगर हमें पता होंगे, वो सब देखना भाई, अगर हमें सेट A के एलिमेंट गिवन है तो नंबर ऑफ A, n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A, उसमें से क्या करें, सेट A और सेट B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दो, तो क्या नहीं मिलेगा, सेट A के वो एलिमेंट जो सेट B में लाई ना करते हो, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स तो पूरे हो गए। अब कॉमन एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे क्या, नहीं काउंट किए जाएंगे, उनको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन जो वैकेंट दिख रहा है, खाली दिख रहा है, वो A इंटरसेक्शन B को इंडिकेट करता है। तो सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट में से माइनस किसको कर दिया जाए, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। समझ गया कि दोबारा समझना, ये आपके मैथमेटिकली काम आएगा। जाने कितने क्वेश्चन होंगे वहां पर लगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इक्वल टू कितना, A के एलिमेंट काउंट कर देना, A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट काउंट कर देना, दोनों का डिफरेंस भी n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना, आपको n ऑफ A माइनस B पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मान लेता है सेट A के एलिमेंट कितने गिवन है, कितने गिवन थे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और मान लेते हैं सेट B का एलिमेंट गिवन थे 2, 4, 6, 8, 10। अब हमसे कोई पूछे कि n ऑफ A माइनस B बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि सेट A भी दे दे सेट B भी दे दे, वो बोलेगा n ऑफ A इक्वल टू 7, n ऑफ B इक्वल टू 19, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 6 या 4, देन फाइंड आउट n ऑफ A माइनस B। सेट A सेट B गिवन ही नहीं होंगे, अगर गिवन होते तो A माइनस B तो हम निकाल ही लेते। बोल ना भाई, A माइनस B कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, नंबर ऑफ A माइनस B 3 हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा, कोई रिलेटिव थोड़ी है हमारा, बोल ना भाई, कि अब अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके देगा कि हाँ ये क्वेश्चन कर पाओगे तो दे देगा, नहीं देगा ऐसा। लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। A सेट ये रहा, B सेट ये रहा, A इंटरसेक्शन B कितना आएगा वो तो पता ही, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे 2, 4। तो n ऑफ A माइनस B हमें क्या बताया गया है, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ A कितने एलिमेंट है, 5, सेट A है एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, माइनस कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट इज 2, देयरफॉर रिजल्ट इज 3। चाहे आप A माइनस B निकाल के काउंट करो तब भी 3 ही आएगा। देखो A माइनस B क्या आएगा, क्या सिखाया गया है, सेट A के वो एलिमेंट जो सेट B में लाई ना करें, कौन कौन लाई करता है, 2, 4 नहीं आएगा, बाकी जो बचे वो आएंगे 1, 3, 5। n ऑफ A माइनस B कितना है, 3, वही मैथ से बता रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करके बॉक्स के अंदर डाल दें। बाकी अगले लेक्चर में इनको ज्यादा हो जाएगा, आप रिवाइज जरूर करो बेटा, है। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, फ्री हैंड हो जाओ, ठीक। चलिए क्लास हो।